यूज कर रहा है। तो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर वाला यूज देखिए। अभी दो टॉपिक्स देख रहे हैं अभी, स्विच और ऑसिलेटर, ठीक है। तो पहले ऑसिलेटर देखते हैं क्योंकि स्विच से कंटिन्यूएशन में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर ये पहले कर चुके हो एलसी ऑसिलेटर, है ना, एसी में ऑल्टरनेटिव करंट में एलसी ऑसिलेटर करके कर चुके हैं। तो एलसी ऑसिलेटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तुम्हारे जो फोन के रिमोट कंट्रोल के जो बटन्स वगैरह हैं उनके अंदर एलसी ऑसिलेटर्स हैं। तुम एक बटन प्रेस कर रहे हो तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल के तुम्हारे टेलीविजन में जा रही है जो चैनल चेंज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। सो एलसी ऑसिलेटर है। पर अभी कैसा है, एलसी ऑसिलेटर बने होते हैं किससे, एल मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर से। अब ये है तो वायर्स, ये सब वायर्स ही हैं इंडक्टर के अंदर। तो इसमें रेजिस्टेंस हो गई, इसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, करंट डिक्रीज होता जाएगा। तो अल्टीमेटली एलसी ऑसिलेटर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकल रही है ना वो स्टॉप हो जाती है। शुरू में निकलती है, शुरू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल जा रही है ऐसी, बट देन स्टॉप हो जाएगा। तो एलसी ऑसिलेटर को अगर हम लोग को कंटिन्यूअसली चलाते रहना है तो किसी तरह से इसको एनर्जी देती रहनी पड़ेगी। तुम इसमें बैटरी नहीं लगा सकते, बैटरी लगा दिया सीरीज क्या है, बैटरी लगा दिया बस, तुमने बैटरी लगा दिया तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, खत्म, फिर तो ये रुक जाएगा। सो यू नीड अ वे टू सप्लाई एनर्जी टू एलसी ऑसिलेटर ताकि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती रहे, ठीक है। उसके लिए ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। सो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर is a parallel connection of inductor and a capacitor and connected to a transistor। और हम लोग कोई कॉमन एमिटर वाला यूज करने वाले हैं। सो कॉमन एमिटर NPN वाला ट्रांजिस्टर। सो ये ट्रांजिस्टर है हमारा, NPN तो एरो बार, और ये एमिटर बेस, ये कलेक्टर है, ठीक है। यहां पे इनपुट में ये हमारा इनपुट है, दिस इज VI या VS, वी सप्लाई, और इधर बैटरी होगी, इसको बोल देते हैं बेस बैटरी, ठीक है। और यहां पे बेस का रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस, ओके। आउटपुट में हम लोग लगाएंगे, आउटपुट में बैटरी तो होगी, और अपन को पता है कि इसकी बैटरी जो है वो हेवियर होगी कंपेयर टू दिस बैटरी। सो दिस इज कलेक्टर बैटरी, सो VCC, सो कलेक्टर बैटरी, ऐसे नाम दीजिए। आउटपुट में क्या करेंगे हम लोग को यहाँ पे कोई अप्लायंस नहीं चाहिए। हम लोग का एम क्या है, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर का एम क्या है कि इसको जो एनर्जी लूज कर रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एनर्जी कैरी करते जाती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, सो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं, याद है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, 11th ऑसिलेशंस व्हिच गो ऑन डिक्रीजिंग एनर्जी विद टाइम, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है। हमारा एम है कि डैम्पिंग को हटाना है, डैम्पिंग को रोकना है ताकि ये ऑसिलेट करता रहे चार्ज और इसमें से एनर्जी मिलती रहे। तो हमको आउटपुट में हमारा यहाँ पे स्पीकर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए कि इसको एनर्जी देता रहे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। तो क्या करेंगे, इसकी लाइन में एक दूसरा कॉइल है, ये कलेक्टर, ओके। सो मैंने कलेक्टर और एमिटर जो सर्किट है, आउटपुट सर्किट में एक और इंडक्टर डाल दिया है, L dash, and inductors are usually called coils. So this is called a tickler coil, ठीक है। अभी ये जो एक सिस्टम बना दिया ना, ये किसी तरह से तो इसको एनर्जी को डैम्प नहीं होने देगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ओके। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑसिलेटर सर्किट, टू प्रोवाइड अनडैम्प्ड LC ऑसिलेशन, ठीक है। लिखो, a circuit that provides undamped
LC oscillation is called an oscillator circuit. Is called an oscillator circuit. A circuit that provides undamped LC oscillations is called an oscillator circuit. Okay? So यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल कैपेसिटर है. वेरिएबल कैपेसिटर क्यों करना है हमको? वेरिएबल कैपेसिटर क्यों चाहिए? देखो ये LC ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2/LC. तो तुम अगर कैपेसिटर को चेंज कर सको तो तुमको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिल सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स मिल सकती है. तो ये LC ऑसिलेटर में ये वेरिएबल कैपेसिटर बना के तुम एक ही LC ऑसिलेटर से डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो. ठीक है? सो ये इसका पर्पस है. दिस इज द पर्पस ऑफ LC ऑसिलेटर. अभी हम लोग इसको किसी तरह से एनर्जी देना चाहते हैं ताकि हम लोग का डैम्पिंग जो है वो ओवरकम हो जाए. ठीक है? अभी यहाँ पे बेस करंट होगा और इधर कलेक्टर करंट चलेगा. हमको ध्यान रखना है आगे बीटा यहाँ पे काम है. बीटा क्या करेगा? बीटा इक्वल्स टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB. ओके, अभी स्टार्ट करते हैं. अंदर क्या हो रहा है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे स्विच ऑन किया. अभी जब स्विच ऑन पड़ा था तो कनेक्शन कर दिए थे. ठीक है? अभी स्विच ऑन किया. अभी जैसे इधर से स्विच ऑन किया सर्किट कंप्लीट हो गया. ये VBB ये बैटरी सप्लाई थोड़ी सी एनर्जी कर रहा है इसको. ठीक है? तो ये इधर जो IB करंट ऑलरेडी जा रहा था ये उसको थोड़ा चेंज कर देगा. सो देयर विल बी एन डेल्टा IB और IC भी फिर चेंज होगा. कलेक्टर करंट भी चेंज होगा. कितना चेंज होगा? बीटा टाइम्स चेंज होगा. कलेक्टर करंट बढ़ेगा. ये कलेक्टर करंट जा रहा है हमारे टिकलर में तो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है. इसमें करंट इंक्रीज होने से इन दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन होगा. अगेन म्यूचुअल इंडक्शन याद है? कोई एक कॉइल में चेंज ऑफ करंट की वजह से दूसरे कॉइल में EMF प्रोड्यूस होता है. तो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है. इसमें करंट कौन सा है? IC है. तो द चेंज इन टिकलर करंट लीड्स टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस L. तो ये जो मैंने लाइन बताई ना ये लाइन इन दोनों को म्यूचुअल इंडक्टेंस से कनेक्ट करने वाले हैं. सो मे बी दिस इज एन आयरन रॉड. सो दोनों के बीच में कॉमन आयरन रॉड डाल दिया तो इसमें जो भी फ्लक्स में चेंजेस होंगे वो इसमें भी होने वाले हैं. ठीक है? सो यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ EMF इन L. L में EMF प्रोड्यूस होगा. तो ये जो L में EMF प्रोड्यूस होगा ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा. अभी बात करते हैं हाफ साइकिल्स में. फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में क्या हो रहा है? अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और इनफैक्ट होती जा रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि ये L में करंट चल रहा है. L में करंट क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें करंट चेंज हो रहा है. अगर इसमें कांस्टेंट करंट हो जाएगा ना तो इसको कुछ नहीं होगा. देखो अ कांस्टेंट करंट डज नॉट प्रोड्यूस EMF. EMF क्या था? E इक्वल्स टू -N d∅dt. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें EMF होगा. तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन गया. अच्छा ये पॉजिटिव बन गया तो IB बढ़ा क्योंकि बैटरी को सप्लाई कर रही करंट. ये भी अभी दूसरा बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है. ये भी IB को बढ़ा रहा है. IB बढ़ेगा तो IC और बढ़ेगा. IC और बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती ही रहेगी. मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी. ये ऊपर पॉजिटिव होता रहेगा. ठीक है? ये साइकिल रिपीट होती रहेगी. क्या साइकिल? कैपेसिटर का ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता रहेगा. इसमें करंट चलता रहेगा बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें IC में क्यों हो रहा है? क्योंकि IB में हो रहा है चेंज. सो ये इसको चेंज कर रहा है वो इसको चेंज कर रहा है. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये बायो वालों ने फीडबैक मैकेनिज्म बहुत सुने होंगे. हम लोग के नर्वस सिस्टम में भी फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं बट हम लोग के नर्वस सिस्टम में ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं. ठीक है? बट दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. देखो ये क्या करता है? ये कॉमन एमिटर है. कॉमन एमिटर इस सिग्नल को 180 डिग्री उल्टा कर देगा. कॉमन एमिटर उल्टा कर देगा. अगर हमारा सिग्नल ऐसा है कॉमन एमिटर इसको उल्टा कर देगा ऐसा. एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंज लॉ के हिसाब से EMF कैसे प्रोड्यूस करती है? ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये एक और बार ऑपोज होके इधर सीधा हो जाएगा. सो दिस इज ट्वाइस 180 डिग्री इन्वर्जन.
तो अल्टीमेटली ये दोनों फेज में चलेंगे, तो ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज होगी चलेगा। ठीक है, तो लेंस लॉ एंड कॉमन एमिटर का 180 डिग्री फेज इन्वर्जन की वजह से ये दोनों में करंट इंक्रीज होते जाएगा। बट ये अल्टीमेटली है तो ट्रांजिस्टर किससे बना हुआ? सेमीकंडक्टर से बना हुआ ना। इनफाइनाइट करंट नहीं हो सकता है इनमें इतने चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, तो करंट बढ़ बढ़ के एक लिमिट तक बढ़ता है, फिर सैचुरेट हो जाएगा कि भाई अभी हमारे पास चार्जेस नहीं, हम क्या करंट बढ़ाएं? तुमने मैक्सिमम जितना करंट बढ़ाना था बढ़ा दिया, अभी वी आर आउट ऑफ चार्जेस, चार्ज कैरियर्स हमारे पास और है नहीं, तो करंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग टिल सैचुरेशन करंट। एक बार सैचुरेशन करंट आ गया उसके बाद और करंट इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन चलता तो रहेगा, चलता रहेगा। अभी करंट इंक्रीज नहीं हुआ का मतलब आईसी कांस्टेंट हो गया, आईसी कांस्टेंट हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन खत्म। म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट करंट से नहीं चलता, वेरिंग करंट से चलता है। सो बिकॉज आईसी बिकम्स कांस्टेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो इधर ईएमएफ जनरेट हो रहा था ये जीरो हो गया। अब इधर जो चार्ज पॉजिटिव जमा है वो फ्लो होगा और डिक्रीज हो जाएगा। सो नीचे वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होने लगेगी स्लोली स्लोली, उसकी वजह से आईबी डिक्रीज होगा। सो दिस इज द सेकंड हाफ ऑफ दिस। आईबी डिक्रीज होता जाएगा, क्यों? देयर इज नो मोर चेंज इन आईसी, सो नो न्यू ईएमएफ इन दिस एल। तो यहां पे कैपेसिटर का चार्ज कम होने की वजह से आईबी भी डिक्रीज होते जाएगा। आईबी डिक्रीज हुआ तो आईसी भी डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है दोनों। आईसी डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, ये और डिक्रीज होगा। कब तक? जब तक नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाए, ऊपर वाला प्लेट नेगेटिव हो जाए। ये हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव पूरा 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 यहाँ पे पहुंच गया, नीचे वाले नेगेटिव तक, तब तक डिक्रीज ही होता रहेगा। सो दिस इज इंक्रीज, देन ये पॉजिटिव मैक्सिमम, सो लेट्स से कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव, देन डिक्रीज, देन बीच में कोई एक स्टेट होगा जब भी जीरो चार्ज हो जाएगा, फिर नीचे वाला फिर भी पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता रहेगा। अच्छा, एक बार ये जीरो हो गया फिर क्यों फ्लो कर रहा है? कैपेसिटर में से चार्ज इधर से फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, इसलिए फ्लो कर रहा है, दैट इज द रीजन, इसलिए फ्लो कर रहा है। पर अगर आधा चार्ज पॉजिटिव चला गया तो नीचे आधा नेगेटिव जीरो हो गया, ठीक है, तो अभी ऊपर और नीचे दोनों का जीरो चार्ज है, फिर क्यों फ्लो कर रहा है? आईसी के वजह से नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से। इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करता ही रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस भी करंट को चेंज नहीं होने देता। So because the current is flowing, the current will keep on flowing. It is like inertia. अगर तुम एक मास पे फोर्स लगाना बंद कर दो, थोड़ी देर बाद फिर भी वो थोड़ी देर तो चलता रहेगा। फिर क्यों चल रहा है? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि वो चल रहा था इसलिए अभी भी चल रहा है। हाँ, ऑपोजिंग फोर्स है तो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, इसको भी ऑपोजिंग फोर्स है सो थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा, बट इट विल गो ऑन, द पॉजिटिव चार्ज विल गो ऑन फ्लोइंग हियर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आते रहेंगे एक पॉइंट पे जब तक ये वाला प्लेट पॉजिटिव नहीं हो जाता, पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो जाती। अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई एक पॉइंट पे, तभी पोलैरिटी रिवर्स हो जाने के बाद ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगा और ये मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। उस टाइम पे वापस से चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम था जो कैपेसिटर का स्टोरेज कैपेसिटी है। आईवी में चेंज वापस बंद हो गया, तो आईसी में चेंज बंद हो गया क्योंकि दोनों बीटा से रिलेटेड है। तो आईबी इज कांस्टेंट, आईसी भी कांस्टेंट। अब कैपेसिटर का नीचे वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है ना? अभी कोई इसको कुछ धक्का वक्का कहीं से नहीं लग रहा है, तो ये तो करंट इधर चलाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वापस भेजेगा, कोई ऑपोजिशन नहीं है, करंट से जाएगा ना, इसमें से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मतलब आईडी चेंज होगा, वापस आईडी चेंज होगा, वापस आईडी चेंज होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो ये साइकिल एक कंप्लीट हो जाएगी जब ये वापस से ये ऊपर पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, सो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई एंड यहां पे कंटीन्यूअसली एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। सो वी कैन आइदर गेट कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
या फिर इधर तुम ट्रांसफॉर्मर जैसे इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो तो तुमको इधर से एसी मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले रेक्टिफायर सर्किट एक देखा था, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की। ये इसको एनर्जी दे तो एक बैटरी रही है, जो आईसी को जो एक्स्ट्रा जो बढ़ के मिलता है ना वो ये बैटरी की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे बैटरी मतलब डीसी, सो यहाँ पे डीसी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है एसी के लिए। सो यू कैन से एन ऑसिलेटर सर्किट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। ऑसिलेटर सर्किट डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दिस इज द उल्टा प्रोसेस ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड इन टू वेज। आइदर यू वांट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब सिग्नल्स भेजने हैं, या तुमको डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना हो तो भी ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर यूज होगा। इसको इन्वर्टर बोलते हैं कॉमन लेमन लैंग्वेज में। हम लोग बैटरी में से घर चला रहे होते हैं लोग, और घर में तो एसी मिल रहा है हमको, तो इट पासेस थ्रू एन इन्वर्टर। तो एक इन्वर्टर के अंदर ये चीज हो रही होती है। ओके, क्लियर? एक बार रिपीट करता हूं वापस से। ठीक है, तो ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट है, इसको ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर बोल रहे हैं। तो जब हम सिर्फ ऑसिलेटर बोल रहे हैं तो तभी हम बोल रहे हैं कि एलसी ऑसिलेटर अनडैम्प्ड। हम लोग को कंटीन्यूअस एलसी ऑसिलेटर में से एनर्जी मिलती जाती है। अभी कंटीन्यूअस कैसे मिलेगी? इसका रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से करंट वगैरह कम हो जाता है। तो कंटीन्यूअस अगर लगानी है तो तुम इसको कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के इनपुट में लगा दो, बेस में लगा दो। आउटपुट में एक और टिकलर कॉइल नामक एक चीज इस कॉइल के साथ लगा दो। इन दोनों को मैग्नेटिक कोई मटेरियल जैसे कि आयरन से कनेक्ट करवा दो। और इसमें भी जो आयरन यूज हो रहा है ये सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन मतलब नाजुक आयरन। दो तरीके के आयरन होते हैं ना, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जिनमें रिटेंटिविटी कम हो, जो मैग्नेट्स बन गए करंट की वजह से, करंट बन मैग्नेटिज्म खत्म हो। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मतलब जिनकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, जो तुमने उनको मैग्नेट बना दिया और तुम फिर एक्सटर्नल करंट बंद कर दो वो फिर भी मैग्नेट बने रहेंगे। हमको ये हार्ड नहीं चाहिए, हमको सॉफ्ट चाहिए। हमको चाहिए कि ये ऑसिलेट करता रहे, इंक्रीज डिक्रीज एक साइकिल में होता रहे। सो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टिकलर एंड आवर एलसी कॉइल। ठीक है, इसकी वजह से करंट इंक्रीज इन दिस विल इंक्रीज द करंट इन एल, करंट डिक्रीज इन दिस विल डिक्रीज द करंट इन एल। लेंस लॉ के हिसाब से उल्टा होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एक बार उल्टा कर चुका है। तो अल्टीमेटली ये दोनों फेज में चलेंगे। ओके, सो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर ये खत्म हुआ। कुछ पूछना है किसी को? तो फिर क्या होगा? तो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा वो। सर ये चलता ही रहेगा। हाँ, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक तो चलता ही रहेगा। बट देखो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी है ना, वो भी ऐसे आइडियल नहीं होते कि भाई अभी अपना जैसे कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ठीक है, एक सेकंड में 50 बार उसका कोई एक साइड नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा, एक सेकंड में 50 बार। सो नॉर्थ साउथ ऐसा एक सेकंड में 50 टाइम्स होता रहेगा। दिस कैन बी डन। तो मतलब वो बार बार उसका मैकेनिज्म चेंज हो रहा है। बट देन बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी की कभी कभी जरूरत पड़ती है, वो इसमें बहुत मुश्किल है करना। सो दैट इज वन ऑफ अ ड्रॉबैक ऑफ ट्रांजिस्टर्स कि तुम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से इनके साथ डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ डिसएडवांटेज, वी कांट डील विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। दूसरा, ट्रांजिस्टर्स इनफैक्ट एनी सेमीकंडक्टर बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। वो ना 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। तो जो लोग फोन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो देखते हो उसमें सॉफ्टवेयर में थर्मल्स प्रोवाइडेड होते हैं। तो वो थर्मल्स में उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल चीज है। सर अभी तो वॉचेस में भी आते हैं। हाँ, थर्मल्स कोई भी सेमीकंडक्टर सर्किट में होती है। तो द एम इज कि उनका जो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर है अंदर लिटरली थर्मोमीटर्स होते हैं, मेजर करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर का टेम्परेचर होगा तो एक फट जाएगा मतलब ब्लास्ट नहीं होएगा, ये खराब हो जाएगा। तो उसके लिए इनको कूलिंग मैकेनिज्म जानना पड़ता है ऐसे करके। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स कैन नॉट डील विद सो हाई टेम्परेचर्स। दिस इज वन अनदर डिसएडवांटेज। सेमीकंडक्टर्स के पहले ना बॉल ट्यूब्स होते थे, पुराने वाले टीवीज देखे, मोटे वाले टीवीज, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ब्लास्ट होकर स्क्रीन पे आते थे और वो पिक्चर बनाते थे। अभी वाले एलईडीज हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो उसके अंदर जो पुराने वाले टीवी थे उनके अंदर वैक्यूम होता था,
सो दे वर वैक्यूम ट्यूब्स, जगह बहुत चाहिए, बट देन वो कितना भी गर्म हो जाए उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भी आज वाले ऐसा थोड़ा बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन में डैमेज हो जाता है, वो बहुत गर्म होते थे। वो बहुत गर्म हो जाते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब तो वो बहुत हीट झेल सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स उतना हीट झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। सो हीट रेजिस्टेंस इज नॉट दैट गुड फॉर सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज झेल नहीं सकते हैं, एंड इनका प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए अल्ट्रा फाइन सिलिकॉन चाहिए या जर्मेनियम चाहिए, यूजुअली सिलिकॉन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर एंड ऑसिलेटर समाप्त। कुछ और पूछना है सर? अगर वो इनिशियली जीरो, उसमें कुछ चार्ज नहीं है कैपेसिटर में इनिशियली, तो ये देगा ना, ये देगा, तो फिर वो पहले होगा चार्जिंग पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं होगा? पूरे सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा, इधर फ्लो होगा, आईवी चेंज हो जाएगा। मींस पहले वो इनिशियल चार्जिंग था तो वहां से करंट गया, और पहले वो यूज करेगा अपने चार्जिंग में। हाँ, चार्जिंग में यूज करेगा। हाँ, तो तभी वो सर्किट में जाएगा, हाँ, जाएगा। जाके फिर और चलेगा। हाँ, हाँ, यूज तो होगा। मतलब यहाँ पे करंट उसकी वजह से आईबी में चेंज आएगा ना, उसकी वजह से IB IB से। फिर आईवी ये जो है इसमें चेंज हो गया। ओके, स्विच बटन आई क्या तो स्विचेस, अभी स्विचेस तो है ना हमारे पास, ये बहुत अच्छे स्विचेस हैं। बटन्स ऐसे करो तो ऑफ है, ऐसे करो तो ऑन हो जाएगा, ये करो तो ऑफ है, ये करो तो ऑन हो जाएगा। स्विचेस तो है, तो फिर अभी ये ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज करने का क्या मतलब है, ठीक है। सो ये स्मार्ट स्विचेस हैं, ये अकॉर्डिंग जो करंट आ रहा है, इनपुट हो रहा है, उसके हिसाब से खुद ही ऑन ऑफ करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम स्विचेस वगैरह ऐसे समझते हो तो तुमको अलार्म सिस्टम इजीली समझ में आएगा कि अलार्म सिस्टम काम कैसे करता है, ऐसे करके। हाँ, तो पढ़ चुके अलार्म सिस्टम को फोटो डायोड में, बट फोटो डायोड में अलार्म कैसे चल रहा है, करंट तो चला तो क्या, तो अलार्म कैसे चालू हो गया, ठीक है। सो दीज आर स्मार्ट स्विचेस, यू शुड अंडरस्टैंड, दीज आर स्मार्ट स्विचेस, नॉट सिंपली जैसा वो ऑन ऑफ बटन वाले स्विचेस वैसा करके, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है। तो एम्पलीफायर के लिखने को क्या चाहिए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो एमिटर, बेस, कलेक्टर, यहाँ पे इनपुट वीवीबी, वीसीसी, और ये जो है ये है VCE और ये है VBE। तो अब यहां पे वोल्टेज है जो बची, ये बैटरी ने जो सप्लाई किया रेजिस्टेंस ने थोड़ा यूज कर लिया, उसके बाद जो बची वोल्टेज हुई है VBE, और सेम यहां पे, ठीक है। अब इधर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, सो ये यहाँ पे इधर VI और इधर आउटपुट मिलेगा, सो यहाँ पे V नॉट की जरूरत नहीं इसकी, V नॉट आउटपुट मिलेगा, फिर तुमको जो चाहिए कनेक्ट कर लो। इसका भी रेजिस्टेंस होगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस RI और इधर लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। इधर कुछ करंट IB फ्लो हो रहा है, इधर कुछ करंट IC फ्लो हो रहा है, ओके। अभी यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इधर लूप में लगाते हैं। सो VCC माइनस ICRL इक्वल्स टू V नॉट, है ना। ये फिर V नॉट में जो भी तुमने प्लान लगाया मिलेगा उतना उसको कितना मिलेगा, इस ब्रांच जितना ही मिलेगा पैरेलल में, तो इस ब्रांच में कितना है VCC माइनस ICRL है, ये ब्रांच का कितना है वोल्टेज VCC माइनस ICRL है ना। तो VCC माइनस ICRL इक्वल्स टू V नॉट, ओके। अभी इनपुट कुछ दिया ही नहीं, सपोज इनपुट इधर नहीं दिया है, सो इधर अभी इनपुट कुछ नहीं मिल रहा है। सो इनपुट कुछ नहीं मिलने का मतलब क्या, ये फॉरवर्ड बायस है ना, मतलब फॉरवर्ड बायस में तुम इसके नीचे हो, तुम नी वोल्टेज के नीचे हो। सो नी वोल्टेज से सिलिकॉन उठा लो तो सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो सपोज 0.6 वोल्ट है, सो 0.6 वोल्ट तक तुम लोग अगर वोल्टेज इधर बढ़ाते जाओगे, सो ये बेस करंट को उतना कुछ चेंज नहीं करने वाला है,
बेस करंट बहुत कम चेंज होएगा. सो द चेंज इन बेस करंट इज कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट जीरो. सो द चेंज उसके हिसाब से कलेक्टर करंट भी कुछ नहीं चलने वाला है. इधर कुछ करंट नहीं चलेगा, ऑब्वियसली इधर भी नहीं चलेगा ना करंट. IC जीरो हो जाएगा. कब? जब इनपुट जीरो है तो IC जीरो हो जाएगा. इसका मतलब V नॉट कितना हो गया? VCC हो गया. इसका मतलब ये जो भी बैटरी का वोल्टेज है ये इसको मिलेगा. वोल्टेज इसको ही प्रोवाइड करेगा वो. पूरा ये वोल्टेज मिल गया इसको, क्योंकि ये तो जीरो है ना. तो मतलब अगर यहाँ पे इनपुट नहीं है तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है. वो उसमें ठीक यहाँ पे इसको आउटपुट को तुम जो भी अप्लाई करने करते हो. ठीक है. अब हम लोग, मैं एक ग्राफ बनाता हूं इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट वोल्टेज का. यहाँ पे हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? इनपुट या आउटपुट डायरेक्टली इनपुट कंट्रोल कर सकते हैं. ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमको देना है कि नहीं देना है. ये हम दे देंगे, नहीं दे देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जो चीज यूजुअली कंट्रोल करी जाती है वो दी है, वो एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं. ये आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है. अब जब इनपुट जीरो रखा है तो आउटपुट मैक्सिमम है, आउटपुट मिल रहा है. अभी इसको बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, जीरो से धीरे 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 बढ़ा. कब तक बढ़ा? 0.6 वोल्ट तक. 0.6 वोल्ट तक इसमें नो सिग्निफिकेंट चेंज. 0.6 वोल्ट तक अभी तक फॉरवर्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज आया ही नहीं है. नी वोल्टेज कट इन वोल्टेज आल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज इतना ही रहेगा. ठीक है. 0.6 वोल्ट से ऊपर गया तो तभी इसमें फॉरवर्ड करंट ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा. इसमें करंट इंक्रीज होने लग जाएगा मतलब ICC इंक्रीज होने लग जाएगा. इसका मतलब V नॉट कम होने लग जाएगा क्योंकि ये माइनस में है. तो एक पॉइंट के बाद ये सडन डिक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज होगा. तुम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट वोल्टेज सडनली डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और आइडियली कैसा बोलते हैं कि आइडियली एक लिमिट में ये जीरो हो जाता है आउटपुट, बट जीरो नहीं है. बट इसमें जो करंट है वो बहुत कम फ्लो हो रहा है, ना के बराबर करंट फ्लो हो रहा है. वो कब होगा? जब भी इसका सैचुरेशन हो चुका है. जब भी फॉरवर्ड बायस में करंट सैचुरेट हो जाएगा. ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम है. यहाँ पे तुम करंट बढ़ाते 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 एक पॉइंट में सैचुरेशन आ जाता है फॉरवर्ड बायस में. तो ये जब सैचुरेशन आते जाएगा तो सैचुरेशन के बाद तुम VI जितना भी इंक्रीज करो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया. बट दैट कांस्टेंट वैल्यू इज वेरी लेस. आइडियली इट इज जीरो, बट ट्रूली ये करंट नेग्लिजिबल करंट है. यार वोल्टेज जो मिल रहा है वो नेग्लिजिबल है. तुमने रियली यहाँ पे कुछ लगा के रखा है अप्लायंस को, वो चलेगा नहीं, यूज नहीं रहेगा. ठीक है. सो ये जो ग्राफ है आउटपुट और इनपुट का, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहां तक तो कट इन वोल्टेज आया ही, तो इसको कट इन रीजन बोल सकते हैं. कट इन रीजन में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है. ये डायनामिक रीजन है, इसको चेंज होते जा रहा है. इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं. स्विच का एक्टिव रीजन ये है और ये सैचुरेशन रीजन है. यहां पे करंट सैचुरेट हो चुका है. कट इन स्ट्रेट है. इसमें थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए हाँ ऐसे. सो ऐसे ये मेरे को आइडियल बना है. ये वैसे ऐसे जाता है. ठीक है. सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट, मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. जब ये चेंज कब होने लग गया? जब ये 0.6 वोल्ट के ऊपर हो गया. फर्स्ट नहीं स्टार्टिंग वोल्ट से नहीं होगा. 0.6 वोल्ट के ऊपर जाएगा तब ये गिर जाएगा और फिर गिरते 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 यहाँ पे. अच्छा, दिस इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, बट ये भी फिर ऑलमोस्ट हिट हो गया सैचुरेशन करंट. तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है. तो ये कैसा है? जब तुम इनपुट दे रहे हो, जब तुम इनपुट अभी नहीं दे रहे हो तो आउटपुट मिल रहा है. जब तुम इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट आइडियली नहीं मिल रहा है. आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं आइडियली. ठीक है. सो दिस स्विच इज द बेसिस ऑफ नॉट गेट. लॉजिक गेट्स में नॉट गेट करके एक पढ़ाने वाला हूं मैं. तो वो नॉट गेट ऐसा है कि अगर इनपुट है तो आउटपुट नहीं है, इनपुट नहीं है तो आउटपुट है. ठीक है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोलिंग थिंग कि ये अलार्म्स वगैरह में इनपुट कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अभी वो LED फोटोडायोड याद करो, इधर से लेजर लाइट है, यहाँ पे फोटोडायोड पड़ा है,
जब तक इसको लाइट मिल रही है, इनपुट मिल रहा है, आउटपुट कुछ नहीं है। यहाँ पे अलार्म कनेक्ट करके रख दो, नहीं चलेगा अलार्म। जब ये कट होगा, इनपुट बंद, तो आउटपुट में करंट चलने लगेगा, तो अलार्म सायरन बोल रहा है। ऐसे करके काम करते हैं, ठीक है। सो स्विच इज स्मार्ट स्विच, ठीक है, जो खुद ही रेगुलेट करता रहेगा। हम लोग को स्विच किस रीजन में काम करवाना है? एक्टिव रीजन में काम नहीं करवाना है, हम लोग को कटिंग रीजन और सैचुरेशन रीजन में काम करना है। एक्टिव रीजन में तो चेंज हो रहा है वोल्टेज, उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सायरन का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कैसा हुआ। हमको सायरन कब बज रहा है या नहीं बज रहा है, उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स मतलब ऐसे सर्किट्स जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आइदर ऑन और ऑफ। तुम लोग चेंज के बारे में बॉदर नहीं करते, ठीक है। सो ये एक लॉजिक गेट का बेसिस है, नॉट गेट। सो डिटेल में लॉजिक गेट्स हम लोग फिर कमिंग क्लास में देखते हैं, ओके। चलो, सो इट्स क्लियर, गुड।